हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था अप टू सेक्शन 50। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का परफॉर्मेंस किस तरीके से होता है उसको इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सेक्शन 2F ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो उसमें वॉइडेबल, वॉइड, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब का डेफिनेशन हम लोगों ने कवर किया था। उसी डेफिनेशन में सेक्शन 2F भी था जो कि डिफाइन करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसे कहते हैं। Promises which forms the consideration or part of the consideration for each other means एक प्रॉमिस के बदले सामने वाला दूसरा प्रॉमिस करे। एक प्रॉमिस के बदले अगर सामने वाला दूसरा प्रॉमिस कर रहा है तो उसे ही रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। एक प्रॉमिस के बदले दूसरे प्रॉमिस को परफॉर्म करना साइमल्टेनियसली, उसे ही कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसे म्यूचुअल प्रॉमिसेस भी कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस को म्यूचुअल प्रॉमिसेस भी कहते हैं। इसके टाइप्स होते हैं। इसके जो नॉर्मल टाइप होता है दैट इज अ म्यूचुअल प्रॉमिसेस, जो हम जनरल वे में समझते हैं उसे कहेंगे म्यूचुअल प्रॉमिसेस। मीन्स एक प्रॉमिस कर रहा है, उसके बदले में दूसरा प्रॉमिस करना कि आप अगर ये काम करेंगे तो उसके बदले में मैं ये काम करूंगा। इस तरह के प्रॉमिस को ही कहेंगे म्यूचुअल प्रॉमिस, और उसी म्यूचुअल प्रॉमिस को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए विल डिलीवर गुड टू बी, ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए जो है, ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी के पास, ये बी है कोई इधर, उसके पास ले जा करके गुड्स को डिलीवर करेगा एंड बी विल पे फॉर देम ऑन डिलीवरी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए जब गुड डिलीवर करेगा उसके बाद बी जो है उस गुड्स का पेमेंट देगा ए को। Neither party needs to perform their promise unless the other is ready and willing to do so. Means अब जब तक ए जो है वो गुड्स नहीं पहुंचाएगा बी के पास तब तक बी तो पेमेंट करेगा नहीं, पहले गुड्स आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों में यही था कि अगर पहले ए गुड्स को पहुंचाएगा बी के पास देन बी उसे पेमेंट करेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस हो गया प्रोमिसेस का। इसी तरह के प्रॉमिस को कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जब ए गुड्स पहुंचाएगा बी के पास देन बी उसे उसका पेमेंट देगा। ए इज प्रोवाइडिंग पेंस टू बी, ए विल ओनली सप्लाई द पेंस इफ बी इज एबल एंड विलिंग टू पे। ए तभी बी को पेंस पहुंचाएगा, जितने भी पेन पेंसिल्स हैं अगर ए को पहुंचाना है बी को तो वो तभी पहुंचाएगा ए बी के पास जब बी जो है वो एबल, या तो उसके पास पैसे होंगे या फिर वो विलिंग होगा पे करने के लिए बी ए को। एंड बी विल ओनली पे इफ ए इज एबल एंड हैज गुड्स, और बी तभी उसे पैसे देगा जब ए के पास गुड्स होंगे, तभी तो साइमल्टेनियसली दोनों प्रॉमिस परफॉर्म कर पाएंगे। दिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ कंकरेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। उसी तरह जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होता है उसका पहला हो गया ये म्यूचुअल प्रॉमिस, सेकेंड होगा ये कंकरेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मीन्स जब तक ए के पास पैसे नहीं होंगे तब तक बी उसे, जब तक ए के पास गुड्स नहीं होंगे तब तक बी उसे पैसे नहीं देगा, बी के पास पैसे नहीं होंगे तब तक ए उसे गुड्स नहीं देगा। तो क्या हो गया ये कंकरेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज द केस Miss Santi Builders versus CIBA Industrial Workers Cooperative Housing Society Limited 2012 Bombay High Court. The defendant CIBA claimed that they suffered losses as a result of Santi Builders failure to complete their work on time. तो CIBA जो है वो डिफेंडेंट जो है वो क्लेम करता है कि उन्होंने उन्होंने काफी ज्यादा सफर किया है लॉस। किस वजह से लॉस सफर किया है, क्योंकि जो शांति बिल्डर्स है ना उसने अपना वर्क जो है वो काम पे टाइम पे काम जो खत्म नहीं किया। दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें से जो एक पार्टी होती है वो कोई लॉस सफर करती है क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी उसने अपना काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। शांति बिल्डर्स ऑन द अदर हैंड क्लेम दैट
claimed they were not given plots of land in accordance with the payment of construction. They were unable to complete construction because this plot of land was not provided to them. अब जब ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है इस बात का लेकर के कि आप आएंगे और हमारे इस प्लॉट पर हमारा एक प्लॉट है, उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए और बी के बीच में इस बात का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ए ने बी को वो प्लॉट ही नहीं दिया। जब तक प्लॉट नहीं दिया जाएगा तब तक उस पर कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? जब तक प्लॉट नहीं दिया जाएगा तब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से काम में देरी हो गई। जब काम में देरी हो गई तो भाई कोर्ट में केस चला गया कि काम में हमारी देरी होगी, इसकी वजह से हमको लॉस सहना पड़ा। द कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ शांति बिल्डर्स। कोर्ट जो है वो शांति बिल्डर्स के फेवर में जजमेंट दिया, stating that if the nature of the transaction requires that some promises be fulfilled before other, अगर जब तक आप उसे प्लॉट ही नहीं दिखाएंगे, अगर आप प्लॉट ही नहीं दिखाएंगे तब तक वो कंस्ट्रक्शन वहां पे कैसे करेगा? तो एक इसका जो बी का प्रॉमिस है वो डिपेंड कर रहा है ए के परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस पर। अगर आप परफॉर्म करेंगे देन भी उसके बाद परफॉर्म कर पाएगा। दे ऑल्सो स्टेटेड दैट इन द केस ऑफ कंडीशनल प्रोमिस, तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया किसका, कंडीशनल प्रॉमिस का, कि ए के परफॉर्मेंस पर, ए के प्रॉमिस के परफॉर्मेंस पर ही बी का प्रॉमिस डिपेंड है। द फर्स्ट पार्टी कांट आस्क फॉर द सेकेंड पार्टीज परफॉर्मेंस विदाउट फर्स्ट परफॉर्मिंग दियर ओन एक्ट। जब तक ए अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा तब तक बी अपना पार्ट परफॉर्म कर ही नहीं सकता। जब कोई रास्ता जो है, ये अगर ये कोई रास्ता है, वे है, तो यहाँ पे ए अगर जा रहा है उसके पीछे बी है, तो जब तक ए यहाँ से रास्ता खाली नहीं करेगा तब तक बी वहां पहुंचेगा कैसे? तो इसका पार्ट परफॉर्म होना जरूरी है बी का परफॉर्म होने के लिए, यही केस में कहा गया। इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रॉमिस, कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिस का दिस इज एग्जांपल। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो ये थर्ड है। तो 3 तरह के हम लोगों ने रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस पढ़े। पहला म्यूचुअल प्रॉमिसेस, जो कि नॉर्मल प्रॉमिस होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेकेंड कंकरेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक परफॉर्म होगा देन दूसरा परफॉर्म होगा। और कंडीशनल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मींस एक के ऊपर डिपेंड है दूसरे प्रॉमिस का परफॉर्मेंस। जब ए अपना पार्ट परफॉर्म करेगा देन उसके बदले में बी अपना पार्ट परफॉर्म कर पाएगा, इसे ही कहेंगे कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिस। Promises are exchanged where one party promises to do or not to do something in consideration of other parties promise to do or not to do something. मीन्स प्रोमिसेस का एक्सचेंज, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोमिसेस का एक्सचेंज हो रहा है वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू डू, जहाँ पे एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस कर रही है या किसी काम को करने या ना करने का, प्रॉमिस कर रही है एक पार्टी किसी काम को करने या ना करने का इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बदले में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन तो जरूरी होता है, तो कंसिडरेशन के जगह पे जो दूसरी पार्टी है वो प्रॉमिस कर रही है कि वो भी किसी काम को करेगी या नहीं करेगी। तो एक प्रॉमिस के बदले, एक काम करने या ना करने के बदले जब दूसरा पार्टी जो है वो किसी काम को करने या ना करने का जो प्रॉमिस होता है वो करता है, तो उसे ही कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर इस तरह का डेफिनेशन आ जाता है, इस तरह का डेफिनेशन आ जाता है और ये पूछ देता है कि ये डेफिनेशन किसका है, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आपने ये पहले से पढ़ रखा नहीं होगा तो, कि किसमें टिक करे भाई। अगर ऑप्शन आ गया कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, कंसिडरेशन का ये डेफिनेशन है, प्रॉमिस का डेफिनेशन है, तो ये है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को देखना है इसके सेक्शंस। सेक्शन 51 से लेकर के 58 तक जो है वो बात करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। 51 to 58। 51 says promiser not bound to perform unless reciprocal promise is ready to willing to perform। जो प्रॉमिसर है वो परफॉर्म करने के लिए तब तक बाउंड नहीं होगा, प्रॉमिसर परफॉर्म करने के लिए अपना प्रॉमिस तब तक बाउंड नहीं होगा अनलेस द रेसिप्रोकल प्रॉमिसी, जो उसका प्रॉमिसी है वो रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म ना हो। When a contract consists of reciprocal promises, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस जैसा कुछ है,
अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस जैसा कुछ है, टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, अगर आप परफॉर्म करेंगे तो हम परफॉर्म करेंगे, इस तरीके का कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। नो प्रोमिसर नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो प्रोमिसर को तब तक प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप परफॉर्म करिए अपना ड्यूटी, जब तक कि जो प्रोमिसी है वो अपना पार्ट परफॉर्म ना करते। बस यही बात कह रहा है सेक्शन 51। इसके इलिस्ट्रेशन से हम लोग समझेंगे ये क्या कह रहा है। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड फॉर बाय ऑन डिलीवरी। अगर बी जो है जब डिलीवरी हो जाएगा, ए के द्वारा जब डिलीवरी हो जाएगा बी के पास, तब बी उसे पेमेंट देगा, उस गुड्स का पेमेंट देगा बी। जब डिलीवरी हो जाएगा तो बी उसका पेमेंट देगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। जब यहाँ पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा है तो इसे ही कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। ए को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है गुड्स को तब तक जब तक बी जो है वो रेडी ना हो जाए कि हाँ हम पे करेंगे तुम्हें। बी इज नॉट पे फॉर द गुड्स अनलेस ए इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर देम ऑन द पेमेंट। और बी तब तक पेमेंट नहीं करेगा ए को जब तक ए के पास गुड्स देने के लिए या गुड्स जो है वो आ न जाए, कि ए अब डिलीवर करने वाला है गुड्स, बी को ऐसा लग न जाए कि हाँ अब ए करेगा गुड्स को डिलीवर मेरे पास, या गुड्स जो है वो ए जो है वो रेडी हो जाए कि वो गुड्स अब डिलीवर करेगा बी के पास और बी तभी पेमेंट देगा उसे। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, साइमल्टेनियसली डिपेंड हो गए। ए जब अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा देन बी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा, इसे ही कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस का बेस्ट एग्जांपल। बी कह रहा है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी एट अ प्राइस टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड ऑन डिलीवरी। तो ए और बी के बीच में अब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये थोड़ा दूसरे तरीके का है, बात वही है, तरीका दूसरा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा है। ये कहता है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए डिलीवरी करेगा गुड्स का बी को एट अ प्राइस टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे देना जो है बी को पैसा वो इंस्टॉलमेंट में देना है पैसा, ए बी को, यहाँ पे ए को पैसा जो है ये बी है और यहाँ पे ए है, ये गुड्स पहुंचाएगा, ये गुड्स है कुछ बी को पहुंचाएगा और बी जो है वो उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में देगा। इंस्टॉलमेंट मतलब कि रुक रुक के, कुछ काम होने पे कुछ पैसा, कुछ काम होने पे कुछ पैसे, इस तरीके से बी ए को पैसे देगा। A need not deliver unless B is ready and willing to pay the first installment on delivery. A को डिलीवरी करने की कोई जरूरत नहीं है unless and until जो B है वो पहला इंस्टॉलमेंट ना दे दे या रेडी ना हो जाए कि हाँ हम अब आपको पैसे देंगे, आप गुड्स पहुंचाइए। ए को अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जब तक बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पहला पैसा है वो ए को देने के लिए रेडी ना हो जाए। बी नीड नॉट टू पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और बी को जिस तरीके से ए का राइट के बारे में बात हो रही है, लाइबिलिटी के बारे में बात हो रही है, उसी तरह बी के राइट्स और लाइबिलिटी के बारे में बात हो रही है। इसमें जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है यहाँ पे दोनों पार्टी देखिए सेम फुट पर हैं, दोनों पार्टीज ए और बी सेम फुट्स पर हैं। ए जब अपना पार्ट परफॉर्म करेगा तो बी अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, जब बी अपना पार्ट परफॉर्म करेगा तो ए अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, ये दोनों सेम फुटिंग पर है यहाँ पर। तो यहाँ कह रहा है बी को तब तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है, बी को अपना जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक कि ए जो है वो रेडी ना हो जाए या विलिंग ना हो जाए कि वो हाँ अपनी गुड्स को है वो बी को देगा। जिस तरह से हम लोगों ने ए के बारे में बात किया कि ए को अपना गुड्स पहुंचाने की जरूरत नहीं है जब तक बी रेडी ना हो जाए पैसा देने के लिए, जो पहला इंस्टॉलमेंट का पैसा है जब तक बी रेडी ना हो जाए उसे देने के लिए, तब तक ए को अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह बी को अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जब तक ए गुड्स को देने के लिए रेडी ना हो जाए या विलिंग ना हो जाए। तो ये था सेक्शन 51 जो कि बात कर रहा था
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किसके बारे में, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में, कि किस तरीके से कब पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करेंगी। 51 नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 52 order to performance of reciprocal promises, where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract. They shall be performed in that order, and where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of transaction requires. अब किस तरह से रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का परफॉर्मेंस होगा, उस तरीके से उसका परफॉर्मेंस होगा जिस तरीके से उसका जो ऑर्डर है, जिस तरीके से उसका ऑर्डर है वो फिक्स किया गया है एक्सप्रेस तरीके से किसी कॉन्ट्रैक्ट में। दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर वियर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर कोई ऑर्डर जो है किस तरीके से परफॉर्म होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो बताया नहीं गया, ऑर्डर नहीं दिया गया है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं गया है कि इस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, तो वो किस तरीके से परफॉर्म होगा तब, दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स। वो उस तरीके से परफॉर्म होगा जिस तरीके से उसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कहा जाएगा, जिस तरीके से उसकी जरूरत होगी ट्रांजेक्शन की। 52 कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी का इन्वॉल्वमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी का इन्वॉल्वमेंट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया है, लिखा गया है कि पहले ए अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, उसके बाद बी अपना पार्ट परफॉर्म करेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि ए पहले अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, तो ये ऑर्डर सेट हो गया कि ए को पहले अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, देन बी अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, ये तो सेट हो गया। लेकिन अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ये एक्सप्रेसली नहीं लिखा है कि कौन पहले अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, किस तरीके से अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, कोई भी ये चीज नहीं बताया गया है, तो ये कैसे परफॉर्म होगा फिर, तो ये परफॉर्म होगा दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स। जिस तरीके से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा उस तरीके से दोनों अपना पार्ट परफॉर्म करेंगे बारी बारी से। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस की ही बात कर रहा है, लेकिन इसमें कंडीशंस जो है वो अलग है। इसमें कौन पहले परफॉर्म करेगा, कौन बाद में परफॉर्म करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में या तो लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो नेचर के अकॉर्डिंग होगा, ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग होगा। इलस्ट्रेशन सेज ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स्ड प्राइस। अब प्राइस फिक्स हो गया कि यहाँ पे 1 लाख रुपीज में आप हमारा घर बनाएंगे। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि पहले आप अपना घर बनाएंगे, मेरा घर बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी। ए ने ए सेल बिल्ड अ हाउस, ए को क्या काम करना है, उसे घर बनाना है। ए's promise to build the house must be performed before the b promise to pay for it। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, इसी ऑर्डर में लिखा है कि पहले ए अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, देन बी अपना पार्ट परफॉर्म करेगा। ए का क्या पार्ट था, घर बनाना, हाउस को बिल्ड करना इज ए का पार्ट। फिर जब वो बिल्ड हो जाएगा, हाउस बन जाएगा, आफ्टर बिल्डिंग बी जो है उसे पैसे देगा, उस घर का 1 लाख रुपए जो फिक्स प्राइस है वो उसे देगा। नॉट नॉट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात नहीं हो रही है, ये इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टॉलमेंट। तो ए जब अपना पार्ट परफॉर्म कर लेगा, देन बी अपना पार्ट परफॉर्म करेगा। बस यही ऑर्डर यहाँ सेट किया गया था। तो जिस ऑर्डर को यहाँ पे सेट किया है कॉन्ट्रैक्ट में, जिस ऑर्डर में लिखा है, उसी ऑर्डर में उसका परफॉर्मेंस होना जरूरी है। यही इसका इलस्ट्रेशन कह रहा है। बी इलस्ट्रेशन कह रहा है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल मेक ओवर हिज स्टॉक इन ट्रेड टू बी एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड बी प्रोमिसेस टू गिव सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी। अब बी का काम क्या था, उसका सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी कुछ पेमेंट देना था। ए प्रॉमिस नीड नॉट टू बी परफॉर्म अंटिल द सिक्योरिटी इज गिवन। अब ए अपना पार्ट तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक बी जो है वो उसे सिक्योरिटी नहीं दे देता, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट नहीं दे देता। फॉर द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स दैट ए शुड हैव सिक्योरिटी बिफोर ही डिलीवर्स ऑफ हिज स्टॉक। तो यहाँ पे नेचर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, अगर ये नहीं लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट में,
अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है, कोई कीमती सामान है, मान लेते हैं ए और बी के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन की बात होती है। ए के पास जो है वो गोल्ड है भाई, कीमती है, जो कि कीमती है, गोल्ड या डायमंड का बिजनेस है ए का। अब बी कहता है कि हम आपको पैसे दे देंगे और आप हमें गोल्ड दे दीजिए। हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें गोल्ड दे दीजिए। तो ए कहता है हम आपको पैसे तो हम आपका लेंगे, लेकिन एज अ सिक्योरिटी आपको कुछ पैसे हमें पहले से देना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या पता हमारा गोल्ड लेके भाग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप एज अ सिक्योरिटी कुछ पैसे हमें पहले से दे दीजिए, देन हम आपको अपना गोल्ड देंगे। तो अब जब तक बी जो है, यहाँ पे नेचर क्या हो गया, यहाँ पे परफॉर्मेंस का नेचर लिखा नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में। ये कॉन्ट्रैक्ट में केवल यही लिखा था कि ए गोल्ड देगा बी को और बी पैसे देगा उसे। लेकिन यहाँ पे नेचर किस तरह से हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट का, यहाँ पे नेचर ये हो गया कि पहले बी को इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि ये जो गोल्ड है वो कीमती है भाई, गोल्ड कीमती है। पहले बी इंस्टॉलमेंट देगा, एज अ सिक्योरिटी कुछ पैसे दे देगा, उसके बाद गोल्ड दिया जाएगा बी को। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे होगा, डिपेंड हो गया, बी पहले परफॉर्म करेगा देन ए पहले परफॉर्म करेगा। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन प्रॉमिसर है कौन प्रॉमिसी है, यहाँ पे ये मैटर कर रहा है कि नेचर किस तरीके का है और कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर किस तरीके से सेट किया गया था। तो यहाँ पे नेचर किस तरीके का हो रहा है कि पहले बी परफॉर्म करेगा देन ए परफॉर्म करेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने पहले से सेट कर रखा था, पहले आप मेरा घर बनाएंगे फिर हम आपको पैसे देंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, एक केस देखा था, जो उसमें क्या था कि आप ये जो ऊपर वाला केस है हम लोगों ने अभी देख करके आए हैं, ये शांति बिल्डर्स वाला केस में, इसमें क्या था, कंडीशनल प्रॉमिस था, पहले उसे प्लॉट देना था। जब आप घर बनाना चाहते हैं तो आप उसे पहले प्लॉट देंगे, उसके बाद ही तो वो घर बनाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। जब आप प्लॉट ही नहीं दे रहे हैं तो घर कैसे बनेगा, तो ये क्या हो गया, कंडीशनल प्रॉमिस का एग्जाम्पल हो गया। एक प्रॉमिस के ऊपर दूसरा प्रॉमिस डिपेंड था। तो बेस्ड ऑन, देखिए ये सारे जो भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हुए आ रहे हैं ना, जो भी केस पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है केस टू केस। जिस तरीके से केस होगा उस हिसाब से उस प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाएगा, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा उसी हिसाब से उस प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाएगा। एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस के ऊपर डिपेंड होगा तो उसी हिसाब से दूसरा प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाएगा, पहला पहला प्रॉमिस हो जाएगा देन सेकेंड प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाएगा। आई होप टॉपिक्स आपको 51 और 52 के क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी अगर दिक्कत आती है समझने में तो आप हमसे फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। 53 कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। ये कहता है कि मीन्स की लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। अगर अगर किसी एक पार्टी को अपना पार्ट परफॉर्म करने से रोका जा रहा है, एक पार्टी को, ए और बी है, ये पार्टीज है, अगर बी जो है वो ए को अपना पार्ट परफॉर्म करने से किसी भी तरीके से रोक रही है, तो ए के पास कुछ राइट्स आ जाते हैं अंडर सेक्शन 53। अंडर सेक्शन 53 ए के पास कुछ राइट्स आ जाते हैं। कह रहा है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। एक पार्टी जो है ये देख रही है चुप करके कि भाई अब तो ये जब ये काम करेगा ना तो हम आ करके टांग कुछ अड़ाएंगे और उसका काम बिगाड़ देंगे। ये ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किए, लेकिन बी का जो इंटेंशन है वो इस तरीके का है कि वो ए का पार्ट जो है वो परफॉर्म करने नहीं देना चाह रहा है। ये छुप के देख रहा है भाई कि हम इसका जब भी अपना पार्ट परफॉर्म करने जाएगा तो हम इसका पार्ट इसको परफॉर्म नहीं करने देंगे, परफॉर्म करने से रोक देंगे या कुछ अड़ंगा डाल देंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे उसमें। ये बी इस तरीके का आदमी है भाई, गलत आदमी था। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहां पे एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को उसका पार्ट परफॉर्म करने देना नहीं चाह रही है, नहीं करने दे रही है कोई भी वजह से, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, उस पार्टी के ऑप्शन पर जिसे रोका जा रहा है। अगर ये बी है जो कि गलत आदमी है भाई, ये छुप के देख रहा है कि हम टांग अड़ाने वाला आदमी है बी,
और जो ए है ये भाई अपना पार्ट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर बी अपना इसको ए का पार्ट परफॉर्म करने नहीं दे रहा है, अगर बी ए को उसका पार्ट परफॉर्म करने नहीं दे रहा है, तो ए चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। अगर ए चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। जो पार्टी प्रिवेंट की गई यानी ए, ये चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है। ही इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी। इवन जो ये ए है, यहाँ तक कि अगर उसका कोई लॉस हुआ है इस परफॉर्मेंस में, तो ए चाहे अपना पार्ट एज अ कंपनसेशन जो भी उसको लॉस हुआ है वो मांग सकता है बी से फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो चाहे तो एज अ कंपनसेशन बी से ले सकता है अगर परफॉर्म नहीं करने दिया है इसको ए बी ने। जैसे कि यहाँ पे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप जो ए हैं आप हमारे घर पे ला करके ये 2 किलो 2 किलो टोमेटो 2 किलो टोमेटो की जो बोरियां हैं वो हमारे घर पे आप पहुंचाएंगे। अब ए अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट उसके घर पे पहुंच जाता है अगले दिन कि हाँ भाई हम लेके आए 2 बोरी टमाटर का, आप ले लीजिए। जब वो घर पे जाता है तो देखता है भाई यहाँ पे तो ताला लटका हुआ है, घर पे इनके ताला लटका हुआ है। अब जब ताला लटका हुआ है इनके घर पे, तो ए अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। किसकी वजह से? बी की वजह से। बी ने उसको उसका पार्ट परफॉर्म करने नहीं दिया, ए को बी ने अपना पार्ट परफॉर्म करने नहीं दिया। तो अब इसका टमाटर मान लेते हैं 1 दिन बीत गया वहां रखे रखे, 2 दिन बीत गया और ये टमाटर जो है इसका सड़ गया, बिल्कुल खराब हो गया। क्योंकि वो तो टमाटर है, गर्मी का सीजन था, खराब हो गया उसका टमाटर। अब जो भी इसका लॉस हुआ है, ए कैन कंपेंसेट इट फ्रॉम बी। ए के पास ये राइट आ जाता है कि वो कंपनसेशन ले सकता है बी से। इवन अगर टमाटर नहीं, कोई नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसा कोई सामान है जो कि खराब होने वाला नहीं है, तो ए उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है कि भाई ये तो परफॉर्म करना ही नहीं देना चाह रहे हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट को। जब ये परफॉर्म करना देना नहीं चाह रहे हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दिया जाए। ए के ऑप्शन पर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो यही सेक्शन 53 कह रहा था। इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बी सेल एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क फॉर ए फॉर 1,000 रुपीज। B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevent him from doing so. The contract is voidable at the option of B, and if he elects to resign it, he is entitled to recover from A compensation for any loss which he has incurred by its non-performance. यहाँ पे यही कह रहा है कि A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, B shall execute his certain work, B को कोई काम करना है फॉर A के लिए, और A उसे 1,000 रुपए देगा। बी अपना काम करना चाह रहा है, बी सारा एग्जीक्यूट करना चाहता है उस वर्ग को, वो रेडी है करने के लिए, लेकिन जो ए है वो रोक रहा है बी को अपना पार्ट परफॉर्म करने से। अब जब ए जो है वो बी को रोक रहा है अपना पार्ट परफॉर्म करने से, तो बी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है अपने ऑप्शन पर। इसमें केस है रामचंद्र नायक वर्सेस कर्नाटका नीरावती निगम लिमिटेड। इसमें कहा गया था द सीमेंट एंड द मटेरियल वर अवेलेबल बट डिफरेंट पर्पजली डिलेड सप्लाई फॉर द मंथ्स। अब यहाँ पे सीमेंट जो है और मटेरियल, कुछ घर बनवाना है या जो भी बनवाना था, ये सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन डिफेंडेंट जो था वो पर्पजली जानबूझकर डिले कर रहा था उसके सप्लाई को लेने के लिए। सप्लाई उसको नहीं आने दे रहा था अपने घर पे। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए सीमेंट और मटेरियल पहुंचाने का, और उसकी वजह से, और जब वो पहुंचा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? डिले कर रहे हैं। 1 महीने बीत गया, वो भी 1 महीने बीत गए, कई सारे महीने बीत गए, मंथ्स बीत गए। He didn't even permit to procure cement from the market, because of which plaintiff had to be keep his main and machinery was idle for months। और उसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसे अपना सीमेंट, सामान, मशीन, जो भी उसके वर्कर्स थे उसको आइडल सिचुएशन में, यानी कि बिना काम का रोकना पड़ा कुछ समय तक। उसकी वजह से जो प्लेंटिफ को लॉस हुआ वो कौन भरेगा? उसकी वजह से जो भी प्लेंटिफ को लॉस हुआ वो भरा जाएगा किसके द्वारा? डिफेंडेंट के द्वारा। क्योंकि इसके काम के लिए सीमेंट वर्कर सब रुके रहे महीनों से, और ये काम करने नहीं दे रहा था, पर्पजली काम करने नहीं दे रहा था, पर्पजली काम में डिले करवाया महीनों भर में, महीनों से।
तो इस तरीके का अगर कोई डिले हो रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो लायबल हुआ, जो भी उसका गुड्स का लॉस हुआ, जो भी मशीनरी, जो भी मेन उसके काम नहीं कर रहे थे और उतने महीने का पैसा उन्हें देना पड़ा होगा उसे, तो वो रिकवर कराया गया होगा डिफेंडेंट से। यही केस में कहा गया था। नेक्स्ट इज सेक्शन 54, effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises। ये कहता है कि मीन्स कि अगर एक जो पार्टी है उसे जिसे फर्स्ट परफॉर्म करना था, जिसे पहले परफॉर्म करना था, अगर वो अपना परफॉर्मेंस नहीं करता है, 53 में हम लोगों ने देखा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रिवेंट कर रही है परफॉर्म करने से, मीन्स उसको उसका ही पार्ट परफॉर्म करने नहीं दे रही है। 54 में वो जो पार्टी है जिसे पहले परफॉर्म करना था वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रही है। जो ए को अगर पहले परफॉर्म करना था तो वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो बी है जिसे सेकेंड पार्ट परफॉर्म करना था, इसकी वजह से जब तक ए अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक ए जो है वो रास्ता खाली नहीं करेगा, तब तक बी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। बी उस रास्ते तक नहीं पहुंच सकता जब तक ए रास्ता खाली ना करे। यही हम लोगों ने देखा था। तो यही सेक्शन 54 कह रहा है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया गया है, सच दैट इस तरीके का वन ऑफ देम कांट बी परफॉर्म और दैट इट्स परफॉर्मेंस कांट बी क्लेम टिल द अदर हैज बीन परफॉर्म। जो बी है वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल ए अपना पार्ट परफॉर्म ना करे, एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रॉमिस लास्ट मेंशन्ड फेल्स टू परफॉर्म इट, और ये जो है वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाता, सच प्रोमिसर कांट क्लेम फॉर द परफॉर्मेंस फॉर द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और अगर बी ए की वजह से, जब ए ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया और उसकी वजह से बी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ए जो है वो जाके ये नहीं कहेगा बी से, जाके बी से ये नहीं कहेगा कि तुम अपना पार्ट परफॉर्म क्यों नहीं किया और हमें पैसा दो, उसका कंपेंसेशन दो। नहीं, नहीं कह सकता ये ऐसा। क्यों? क्योंकि पहला जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ए की थी कि वो अपना पार्ट परफॉर्म करे। जब ए ने अपना पार्ट ही परफॉर्म नहीं किया तो बी कैसे अपना पार्ट परफॉर्म कर सकता था? और बी जब अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो ए जाके उसके सर पे ये नहीं चिल्ला सकता कि भाई तुमने परफॉर्म क्यों नहीं किया, तुम्हें पहले करना चाहिए था। इस तरीके का काम नहीं हो सकता। ये सेक्शन 54 कह रहा है। इसका इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ए हायर्स बीज शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कैलकाटा टू द मॉरिशस अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए। बी receives receiving a certain freight for its convenience। यहाँ पे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए हायर करता है बी के शिप को टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कैलकाटा टू द मॉरिशस। अब जो ए और बी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी का शिप वो लेगा, हायर करेगा, और कहाँ से, कैलकाटा से मॉरिशस के लिए अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए, और जो कार्गो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ए के द्वारा। पहले ए जो है वो बी को कार्गो प्रोवाइड करेगा, देन जो बी का शिप है वो आएगा और शिप जो है वो जाएगा कलकत्ता से मॉरिशस के लिए। बी रिसीविंग अ सर्टेन फ्लाइट फॉर इट्स कन्वेंस, ए डजंट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप। अब जब ए ने ही कार्गो नहीं प्रोवाइड किया शिप को, तो ए कांट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस। ए क्लेम ये नहीं कर सकता कि तुमने प्रॉमिस क्यों नहीं परफॉर्म किया, तुमने शिप को कलकत्ता से लेकर मॉरिशस तक क्यों नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पहले वो कार्गो प्रोवाइड करेगा, देन बी उस शिप को कलकत्ता से मॉरिशस तक ले जाएगा। ए कंपनसेशन के लिए भी क्लेम नहीं कर सकता बी को। अगर इवन इवन यहाँ तक कि अगर बी जो है वो ए की वजह से अपना शिप जो है वो लेकर के यहाँ पे खड़ा था अगर, और ए ने कार्गो प्रोवाइड नहीं किया, बी अपना शिप लेके खड़ा था और ए ने अपना कार्गो जो है वो बी को प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से बी को लॉस हुआ, तो उल्टा बी क्लेम कर सकता है। उल्टा बी जो है वो क्लेम कर सकता है ए से कि आप हमें कंपनसेशन दीजिए, ना कि ए उसे कंपनसेशन मांग सकता है। ये कहा गया था। इस इलस्ट्रेशन से ये क्लियर हो जाता है सेक्शन 54। आई होप आपको ये सेक्शंस क्लियर होंगे, सेक्शन 51 से लेकर के सेक्शन 54 तक। इसके फर्दर सेक्शंस हम लोग आगे के लेक्चर्स में इसे कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारे टॉपिक्स।
तो दोस्तों, अगर आप इस नोट्स के पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस नोट्स को ले सकते हैं केवल 21 रुपीज में। और कोई भी क्वेरीज हो इस कोर्स से रिलेटेड या भी कोई भी क्वेश्चंस हो आपको टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आई विल पर्सनली आंसर टू यू। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।